सच बोलूँ तो 2007-8 में ही हमें अपने डायमंड शिप की झलक दिखने लगी थी। इसीलिए अपने स्ट्रक्चर्स को ठीक देखते हुए और नंबर्स को देखते हुए जुलाई 2008 में मैंने अपने अपलाइन डायमंड से बातचीत की, उनके साथ मिलकर एक कार्यक्रम तय किया, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया 2008-9 के लिए। हमने टाइम फ्रेम भी डिसाइड कर लिया कि सितंबर 2008 से हमारी शुरुआत होगी डायमंड शिप की और मई 2009 तक हम ज़रूर ख़त्म कर लेंगे। यही नहीं, हमने कुछ विशिष्ट अपने काम करने के तरीके, वर्क एथिक्स को भी फ्रेम किया, प्राथमिकताएं सुनिश्चित की और उन प्राथमिकताओं में कई ऐसी चीज़ें थी जिसमें सुनीता ने काफ़ी मदद की। जब हमने डिसाइड किया 2008-9 में डायमंड जाना है तो फर्स्ट हमने अपने आप को अनुशासित किया और फिर छोटे छोटे काम जो करने छोड़ दिए, जस्ट लाइक जैसे बर्थडे में जाना है, शादी में जाना है, घूमने जाना है, और लगा कि नहीं एक साल में पहले बिज़नेस के काम को ही प्राथमिकता दे कि इसको फिनिश करना है और डायमंड जाना है। और इसके लिए पूरा स्ट्रॉन्ग होके हमने काम किया और प्रेमवत को मैंने वचन दिया कि मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ और जो करना पड़ेगा हम करेंगे डायमंड शिप जाने के लिए। ये सच है, मेरी प्राथमिकताएं तो बस एक ही हो गई थी, लक्ष्य सामने था कि इस साल डायमंड शिप जाना है। हाँ, अगर यांत्रिक रूप से मैकेनिकली बात करूं तो अपनी नौकरी और बिज़नेस को थोड़ा संतुलित करने के लिए सोचा। यह भी सोच लिया कि काम करने के वक्त में मुझे शाम के वक्त में और सवेरे के वक्त में किस तरह से समय का अच्छा सदुपयोग करना है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे मस्तिष्क में आई कि मेरा शरीर नौकरी में रहेगा, कहीं और रहेगा, लेकिन आत्मा डायमंड शिप के लिए ही काम करती रहेगी। मैं प्रे करता था और मैं रोज़ बोलता था कि मेरी प्राथमिकता इस साल डायमंड शिप जाने की है और यह मेरे डायमंड शिप जाने का एक पूरा कार्यक्रम था। इस पूरे डायमंड शिप क्वालिफिकेशन में और कंप्लीशन में हमारे अपलाइन का लगातार हमारे साथ योगदान बना रहा और संपर्क में थे। दो तरीके से उन्होंने मुझे मदद की और संपर्क में लगातार बने रहे। शुरुआती दिनों में उन्होंने एक महीने का और फिर सप्ताह का कार्यक्रम बनाया और पूरी सुनिश्चित नीति बनाई, जिसमें हम लगातार उनसे बात करके उसी अनुसार काम करते रहे। दूसरा, टुकड़ों में तोड़कर भी उन्होंने बताया कि मुझे कैसे काम करना है। जैसे उन्होंने बताया कि जो भी नॉन क्वालिफाइंग लेग्स हैं उसमें डीप जाकर पर्सनली काम करो। उन्होंने बताया कि तुम ही उस ग्रुप के प्लैटिनम हो, तुम ही उस ग्रुप के सब कुछ हो, ये समझकर काम करो, चाहे ऊपर वाला काम करे या न करे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि नीचे जितने पिन्स को ब्रेक करोगे बिजनेस उतना जल्दी क्वालिफाइंग मोड में आएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा नहीं कि इस पूरे डायमंड शिप प्रोग्राम में जो क्वालिफाइड लेग्स हैं उससे बात ही ना हो। तो उनकी लगातार काउंसलिंग भी हम करते रहे और उनसे बातचीत करते रहे। जहाँ मदद की ज़रूरत हुई वो हमने किया और इस तरह से मैं अपने अपलाइन से कनेक्ट होकर इन चीज़ों को देखता रहा। देखिए, इस बिज़नेस में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है और शुरू में बिज़नेस वो देते हैं, बिज़नेस करने के लिए बताते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट जब हम एक पोजीशन पे आते हैं, पिन पे आते हैं और बड़े पिन की ओर बढ़ते हैं तो उनकी ज़रूरत और महसूस होती है कि कम से कम उनका मोरल सपोर्ट हमेशा बना रहे। और यही काम मेरे अपलाइन लेडी ने किया। वो यहाँ रहती भी नहीं, बहुत दूर रहती हैं, बट हमेशा फ़ोन से मुझे लगता था कि शायद मुझसे नहीं होगा और मैं क्या करूँ जो अपने डायमंड शिप को पूरा कर सकूँ। तो बस उन्होंने वही बोला, ब्यूटी ब्रेक थोड़ा बढ़ाओ, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बढ़ाओ, लोगों से मिलो, फाइंड करो कि कौन लेडीज़ में ज़्यादा फायर है और वो करना चाह रहे। और मैंने उसी को किया और दिन महीने बीतते गए और मेरा डायमंड शिप हो गया। कि दिन भर का काम, थकावट, किसी की ज्वाइनिंग किसी की नहीं, आशा निराशा, डर, इन सब उहापोह के बीच जब रात होती थी तो ऐसा लगता था कि शायद ये महीना नहीं। लेकिन अपलाइन का एक फ़ोन आना और ये कहना कि प्रेमवत ये महीना तो हो ही गया, हमें उस मुकाम तक लेकर चला गया जिसकी हम कल्पना नहीं करते थे। उनकी ये प्रेरणा ही हमारे लिए पहली और सबसे बड़ी शक्ति बनी।
वास्तव में कहूँ तो मेंटरशिप शब्द ही अद्भुत शब्द है। अपलाइन के द्वारा अपने ग्रुप के लोगों को मदद करने का, उनको गंभीर रूप से साथ देने का एक ऐसा तरीका जिसमें वो अपने आप को खोज सकें, अपनी कमजोरी और शक्ति को पहचान सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए बना है। मैंने अपने पूरे ग्रुप को कई चरणों में मेंटरिंग दी। सबसे पहला चरण मेंटरिंग देने का मेरा हमेशा रहा कि नए लोगों के सामने मैं इस तरह से आऊं कि वे मेरे सामने खुल सकें और साथ साथ मिलकर बेसिक वर्क्स जैसे प्लान शो करना, इनवाइट करना या लिस्ट बनाना, ये सब सीख सकें, प्रोडक्ट की थोड़ी जानकारी ले सकें। और इसके लिए पहले चरण में मैं उनके सामने उनके जैसा बन के खुलता था। दूसरे चरण में मैं उनके साथ गहरा संबंध बनाने की शुरुआत कर देता था जिसमें वो मेरे नज़दीक आ सकें। और इस क्रम में मैं कोर ग्रुप बनाता था। कोर ग्रुप बनाने के लिए 2-3 चीज़ें मैं देखता था कि क्या सच में वो बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या सीखना सुनना के लिए वे तैयार हैं और कुछ नाइट आउट्स में मेरे साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और ऐसे जो भी लोग होते थे उनके साथ मैं बहुत गंभीर रूप से उन्हें 9 कोर स्टेप्स के बारे में बताने की शुरुआत कर देता, 3 पावर्स क्या होते हैं ये बताने की शुरुआत कर देता, कार्डिनल रूल्स के बारे में। कितनी बार मैं किसके साथ बैठूं इसका कोई ठिकाना नहीं था, यह उस व्यक्ति और उसके सीखने की क्षमता पर निर्भर करता था। लेकिन जो भी डार्क सर्कल्स होते थे, लगभग अल्टरनेट शाम को या रातों को हम ज़रूर बैठते थे, साथ कॉफ़ी पीते थे और उन्हें मैं समझाता था। और मेंटरिंग का तीसरा चरण वो एक पूर्ण विश्वास तक, सच बोलिए तो अंधविश्वास तक पहुंचने का रास्ता था, जहां जाकर वह सब कुछ सीखकर अपने ग्रुप को संभालने के लिए सोचता था। और वहां मैं उन्हें यह बताता था कि एक सच्चा आदमी कैसे बने, एक संपूर्ण व्यक्तित्व कैसे वो ले सके और वो किस तरह से अपने आप को डुप्लीकेट कर सके ताकि वह भी अपनी टीम का सेनापति हो, इंस्पायर करे, उसे समझाए और फाइनली मेंटरिंग करे। हमने हमेशा से लेडीज़ के साथ रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि वो बिज़नेस में टिक सकें और अच्छे से बिज़नेस समझ सकें और अच्छे से बिज़नेस करें, इस पे हमेशा ध्यान दिया है। और हम कोर कुछ हर लेग से कोर ग्रुप की लेडीज़ को हमने कलेक्ट किया। और जैसे पहले भी हम मीटिंग करते थे बट मंथली या 2 महीने पे, और इस बीच हमने थोड़ा मीटिंग को बढ़ाया। और जिस भी लेडीज़ में लगता था कि ये बिज़नेस अच्छे से कर सकती हैं, मुझे थोड़ी भी संभावना लगती थी, तो मैं थोड़ा अलग से उनसे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करती थी। जैसे रोज़ उनसे बात करना फ़ोन पे, उनको थोड़ा थोड़ा बिज़नेस समझाना और बिज़नेस क्या है और बिज़नेस वो भी कर सकती हैं और इस बिज़नेस में उनका भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और उनके बिना ये बिज़नेस नहीं हो सकता है क्योंकि हस्बैंड वाइफ बिज़नेस है। ये हम हमेशा उनको बताने की कोशिश करते थे और कुछ दिन अगर हम उनके साथ बात करते थे, उनको बताते थे, तो वो अच्छे से बिज़नेस में फिर समझ जाती थी और अपना बिज़नेस अपने हाथ में लेती थी। देखिए, जैसे ही मेरी चौथी प्लैटिनम गई, आई मीन इट वेंट ऑन 2007 लास्ट, सहसा पता नहीं मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया, मेरा सेल्फ इमेज भी हाई हो गया और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे डायमंडशिप मेरे पास है। जुलाई 2008 आते आते मेरी 5वीं और 6ठी लेग में नंबर्स अच्छे हो गए और तब मैंने चेक किया अपने अपलाइन डायमंड से। उन्होंने कहा दिस इज़ द राइट मोमेंट। मेरी 4 लेग ठीक ढंग से क्वालिफाई कर रही थी, काफ़ी एमरल्ड्स प्लैटिनम्स थे और 5वीं और 6ठी लेग में 100 से अधिक नंबर दिख रहे थे। मुझे लगा शायद ये सही मौका है, लेकिन अपलाइन डायमंड ने कहा कि आपकी विड्थ इतनी अच्छी हो चुकी है, नंबर्स इतने अच्छे हैं, एजुकेशनल पैरामीटर्स भी इतने अच्छे हैं कि सितंबर से शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। यकीन मानिए, उनके बोलते ही सितंबर में मैंने निर्णय ले लिया कि इसकी संख्या में बढ़ा लूँगा। और मेरे अपलाइन ने यह भी कहा कि डायमंडशिप के प्रोसेस में आपकी जो नॉन क्वालिफाइड लेग है उसमें नंबर्स अपने आप 2 गुने और 3 गुने होते चले जाएंगे। और सच मानिए, मैंने जुलाई से शुरुआत कर दी थी एक्टिवली मॉनिटरिंग करना। सितंबर के पहले ही वीक में मैंने अपनी 5वीं और 6ठी लेग में 3-3 हज़ार पे भी क्लोज कर दिए थे क्योंकि मैं पहले से ही खूब तैयारी कर रहा था। और फिर बात आगे बढ़ती चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ अच्छा चला गया।
मैंने किताबों में पढ़ा था और 9 कोर स्टेप्स में भी देखा था कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता लेनी हो तो उस क्षेत्र के लोगों की संगत और जानकारियों की संगत आपको रखनी होगी। एसोसिएशन से सीधा मतलब है किताबें, सीरीज़ और सबसे बड़ी संगत सफल लोगों का BBS और ओपन मीटिंग्स के माध्यम से। जब मैं डायमंडशिप कर रहा था तो मुझे इस समय और भी ज़रूरत थी, क्योंकि अपने क्वालिफाइड लेग्स के अलावा जो मेरे नॉन क्वालिफाइड लेग्स थे उसमें अभी उतने लीडर्स नहीं थे, संख्या भी खूब नहीं हुई थी। तो मैंने ओपन मीटिंग्स को संख्या बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार बनाया, क्योंकि उस नॉन क्वालिफाइड लेग्स में मैं ही मैजिक था। मैं बहुत जगह जाकर प्लान शो नहीं कर सकता था एक दिन में। कम से कम हफ्ते में एक ओपन मीटिंग मिलती थी जिसमें कई प्रॉस्पेक्ट्स एक साथ मेरे कई डिस्ट्रीब्यूटर ले आते थे, और प्लान शो एक बार होने के कारण कई स्पॉन्सरिंग आती थी। तो इस पूरी डायमंडशिप में मैंने ओपन मीटिंग्स का स्पॉन्सरिंग मशीन के रूप में यूज़ किया। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट टू एवरीबडी BBS वह तो और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो मेरे नॉन क्वालिफाइड लेग्स थे वहाँ पर लीडरशिप बहुत नहीं आई थी, और मैं जानता था कि BBS लीडरशिप क्रिएशन का सबसे बड़ा टूल है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सीरियस नहीं है और किसी तरह उसे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में पहुंचाया जाए तो बहुत संभावना है कि वह इंस्पायर्ड होकर सीरियस हो जाएगा। और इसीलिए मैंने अपने नॉन क्वालिफाइड लेग्स के अधिक से अधिक लोगों को इस बीच में BBS में ले जाने की चेष्टा की, और परिणाम भी बहुत अच्छा आया। कई ऐसे लीडर्स अचानक आ गए और डिसीजन ले लिया बिजनेस बिल्ड करने का, जिसके बारे में मैं सोचता ही नहीं था, और यह सब BBS का परिणाम था। सो BBS और ओपन मीटिंग ने जान ला दी मेरे नॉन क्वालिफाइड लेग्स में। स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम और बुक ऑफ द मंथ, यह तो एक ऐसा अचूक कार्यक्रम है जो घर बैठे अच्छे लीडर्स को सुनने का, उनसे सीखने का बड़ा माध्यम है। और विशेषकर उस यूनिफॉर्म ग्रुप्स में जहां अभी सारे लोग सीख नहीं पाए हैं, एक तरह का ही सीढ़ी उन सबों का एक तरह की सोच, एक तरह की दृष्टि और एक तरह का विचार देता है। और इसीलिए स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम सबसे बड़ा हथियार है। किताबें वन वे टीचिंग्स का माध्यम होती हैं, एक तरफ से ही संवाद होता है, आदमी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, और उस व्यक्ति से बिना किसी मरमराहट के वो सारी चीज़ें सीख सकता है। मैं विशेष रूप से बुक ऑफ द मंथ का ऋणी हूँ, क्योंकि हर महीने एक नई किताब ने, यानी साल में 12 नई किताब ने मेरे अंदर में आत्मविश्वास, ज्ञान और ऐसी बुद्धिमत्ता लाई कि मैं आगे लोगों को इनको बताने में भी कामयाब हो सका। तो मेरे विचार से बुक ऑफ द मंथ, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम अचूक माध्यम है, विशेषकर डायमंडशिप के समय में। इस बिज़नेस में जोड़ना आसान है, बट उन्हें टिका के रखना बहुत कठिन होता है, और यही ओपन मीटिंग BBS के माध्यम से हम उनको टिकाए रख सकते हैं बिज़नेस में, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम शुरू से ओपन मीटिंग के कायल हैं, ओपन मीटिंग बहुत एंजॉय करते थे शुरू से, और वहाँ लगता था कि अगर हम शुरू में नहीं बता पा रहे हैं तो नई लेडीज़ को, नए कपल को लेके जाते हैं तो वो जो ओपन मीटिंग के माध्यम से बिज़नेस समझ पाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, और लगता था कि शुरू से ही हम बता पा रहे हैं किसी को। तो यही चीज़ हम मैसेज देते थे नीचे भी लेडीज़ को, स्पेशली लेडीज़ आती थी बहुत उत्साह से बिज़नेस में, बट उनको लगता था कि मीटिंग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं बिज़नेस कर लूँगी, मीटिंग क्या ज़रूरी है। बट मैंने उन्हें बताया कि मीटिंग बहुत ज़रूरी है, और बिज़नेस मीटिंग में ही जाके हम बिज़नेस करना सीखे, या बिज़नेस को एंजॉय कर रहे हैं तो आपके लिए भी मीटिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह ओपन मीटिंग जाने लगी, और स्पेशली हम लोग ध्यान देते थे कि अभी बहुत अच्छे कपल आ रहे हैं BBS में, तो प्रियंवत का भी रहता था कि इन कपल को ज़रूर लाना, इन लेडीज़ को ज़रूर इनमें लाना, जो अभी तक नहीं बिज़नेस समझ पा रही हैं, थोड़ा क्वालिटी लोग आ रहे हैं, क्वालिटी पीपल को इसमें ले जाएंगे तो शायद उनको बिज़नेस समझ में आए। तो इस तरह से हम लोग फोकस करते थे कि इस BBS में इस कपल को लाना है, इन लेडीज़ को लाना है, ताकि समझ में आए। और इस तरह बहुत अच्छा माध्यम मेरे लिए स्पेशली हुआ। और डायमंडशिप के टाइम में जो नई लेडीज़ आती थी तो लगता था शायद हम कम टाइम दे पाएंगे, तो इनको जल्दी से हम मीटिंग से BBS से अटैच करें और इन्हें CDs का इम्पोर्टेंस बताएं। तो ऐसा करके हमने उस दैट टाइम बिज़ी रहते हुए ईजी किया अपने काम को।
वैसे तो एमवे के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट मेरा फोकस शुरू से न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट पे ज़्यादा रहा है। और मैं किसी के घर या किसी के साथ न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट के साथ एंट्री करती हूँ, फिर और प्रोडक्ट्स भी उसको बताती हूँ। जैसे आर्टिस्ट ही किसी को दिया तो बट ये ज़रूर बताती हूँ कि आप न्यूट्रालाइट इसके साथ लोगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि भीतर से भी आप हेल्दी रहोगे, देन स्किन भी आपका हेल्दी रहेगा। और इस तरीके से मेरा बहुत प्रोडक्ट निकलता है और मेन फोकस मेरा न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट पे ही रहता है। रिटेलिंग शब्द से शुरू में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने इसको मौलिक रूप में लेना बाद में शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने खुद को और अपने घर को ही रिटेल किया कि मैं एक अच्छा कंज्यूमर बनूं। फिर मैंने इसे उन लोगों के साथ जोड़ना शुरू किया जहां मुझे अधिक आसानी हो, जैसे वे लोग जो अब सच में एमवे बिज़नेस में कभी थे हमारे साथ लेकिन अब नहीं हैं, वे भी हमारे अच्छे कस्टमर बनने लगे क्योंकि वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पहले से ही जानते थे। और फिर उसके बाद उन लोगों को जिनको मैं बिज़नेस प्लान नहीं दिखाता था, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करता था, उन्हें कस्टमर बनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे हमारे काफ़ी कस्टमर्स बनने लगे। यही नहीं, विशेषकर न्यूट्रालाइट पर जब हमें बहुत विश्वास हो गया तो हमने बड़े क्लाइंट्स भी बनाने शुरू कर दिए। कुछ ऐसे डॉक्टर्स जिन्हें आयरन फॉलिक या पार्सेलियम से बहुत फ़ायदा हुआ, वे प्रिस्क्राइब करने लगे लोगों को और हम उन्हें देने लगे। और उसके बाद तो फिर हमारे लिए रिटेलिंग एक सामान्य सी वस्तु बन गई। हमें ऐसा लगने लगा जैसे यह करना कितना भारी लगता था और अब कितना आसान है। शुरू के 4 लेग्स में तो मैंने बात की शुरू में ही, और उन लोगों ने मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उससे अधिक उन्होंने रिस्पॉन्स किया और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, हम अपने लेग्स को ग्रो करेंगे ही, ये क्वालिफाइड लेग्स हैं, यू विल फाइंड मच मोर प्लेटिनम्स इन दोज लेग्स एंड एमरल्ड्स। रही बात 5वीं और 6ठी लेग की, तो इस लेग्स में महीने के सितंबर के शुरू में ही हमने कुछ लोगों से बात की थी, अगस्त के लास्ट में भी, और सबके एक सही रियलिस्टिक गोल्स बनाए थे और यही कहा था कि हमें 3 क्लोजिंग करनी है और इन तीनों क्लोजिंग पर ध्यान देना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लोजिंग की हमने उनको दी। साथ ही पूरे एलओएस में से लोगों को स्केच आउट किया। कुछ लोग जो खूब स्पॉन्सरिंग करा सकते थे, जैसे जो फ्रेश नए ब्लड आए थे, और कुछ लोग जो पुराने थे और अच्छा रिटेल कर सकते थे, 200 PV क्लब, 100 PV क्लब। यही नहीं, उनको यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कई जगह मैं शायद न पहुंच पाऊँ, वही वहाँ टीम मीटिंग या पेस मीटिंग कर लें। यकीन मानिए, मुझे पहले ये सैद्धांतिक लगा था, लेकिन सितंबर की क्लोजिंग के बाद से अक्टूबर से जादू हो गया था और लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली थी और तूफ़ान आ गया था ग्रुप में, और फिर यह दायित्व उनके कर्तव्यों में बदलता चला, हमें पता ही नहीं चला। बाद में उनकी गोल्ड शिप, उनकी प्लेटिनम शिप उनके ही बलबूते पर हुई थी, लेकिन शुरू में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने ज़रूर दिया था। देखिए, जब हमने डायमंड जाने की ठानी तो लगा कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे देना होगा लेडीज़ को, और स्पेशली मैंने 5th और 6th लेग की लेडीज़ को कलेक्ट किया और उन्हें बताया कि आप इस मंथ 6 जा सकते हो, 9 जा सकते हो, 12 जा सकते हो, और इसके लिए आपको छोटे छोटे काम करने होंगे। थोड़ा ब्यूटी ब्रेक बताया, उन्हें सिखाया, और एडीसी ले जाके प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिलाया, और उन्हें ये बताया कि ये अपने तक नहीं रखना, इन्हें नीचे भी आप नीचे ले जाना, तो आपका बिज़नेस आपके हाथ में आएगा और आप जो सोचते हो, जो गोल चाहते हो, वो गोल आप अचीव कर सकते हो। और इस तरह हमने बताया, और तो उन्हें बाद में एहसास हुआ कि मेरे ऐसा करने से शायद ये डायमंड जाएंगे और मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इनके डायमंड जाने में। और धीरे धीरे बहुत रेस्पॉन्सिबल हो गए वो लेडीज़, और वो बहुत काम किया मेरे डायमंडशिप में, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और वो चीज़ सीख गए कि हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे पास करना है। डायमंडशिप कंप्लीट करने के बाद की स्थिति और पहले की स्थिति, क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, जैसे लगता है पूरा संसार ही बदल गया है। अगर कोई पहली बात दिमाग में आती है तो ये आती है कि कोई भी आईबीओ इस बिज़नेस में आता है, उसके दिमाग में और उसके अवचेतन मस्तिष्क में एक ही चीज़ रहती है कि वो डायमंड पिन को अचीव करे। एंड थैंक गॉड वी हैव अचीव्ड इट। इसने जो मानसिक शांति का सुख दिया है उसकी तुलना हो ही नहीं सकती है। और दूसरी चीज़,
हम जिस पीस ऑफ माइंड में आ गए हैं हम बता नहीं सकते लोगों को। डायमंड शिप के बाद आज लगता जैसे है कि हमारा 2 साल का बेटा भी सिक्योर हो गया है फिनेंशियली, अन्य क्षेत्रों में भी। अगर रिकॉग्निशन की बात करूं तो डायमंड शिप की क्लोजिंग के दिन से 4 महीने गुजर गए हैं। ऐसा कोई दिन ही नहीं गुजरा है कि घर में फूलों का गुलदस्ता न आया हो। किसी दिन तो ऐसा हो जाता है कि पूरे अपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि ये सैकड़ों गुलदस्ते आ क्यों रहे हैं। हम कामयाबी के मंजिल तक पहुँचे हैं, किंतु उस मंजिल तक पहुँचने के बाद जो सुख, जो सम्मान मिल रहा है उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। पूरे विश्व भर के कोने कोने से फूलों का गुलदस्ता, फ़ोन कॉल्स और लोगों की खुशखबरियाँ, शुभकामनाएं आ ही रही हैं। कभी कोयम्बटूर के पास का एक डाउनलाइन एमाग्राम को देखकर फ़ोन करके हमें कांग्रेट्स करता है, तो कभी नॉर्थ ईस्ट का एक बंदा पूरे राज्य में हर लोग यह कहने लगे हैं यू आर द बेस्ट। और इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। ये डायमंड शिप ने ही दिया है और ये संदेश सबके लिए है। पैसे की बात क्या करूं, अब तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। 1,500 स्क्वायर फीट से 3,000 स्क्वायर फीट के बड़े लग्जरी अपार्टमेंट में हम जनवरी में जा रहे हैं। नई सफारी VX फुल्ली लोडेड हमने खरीद ली है और अब लगता है जैसे कि हर महीना नए चेक्स और GIP हमें सब कुछ करा देंगे। तो ये रिकॉग्निशन, ये मनी, आई कैन नॉट बिलीव इट। अभी 4 महीने में हम न जाने कितनी जगह सम्मान पा चुके हैं। एमवे के सम्मान की शुरुआत हुई है, सक्सेस सेमिनार, अभी होची मिन जाना, अभी पेनांग में सैर करना, अभी कई जगह FED में मज़ा करना और सम्मान पाना, इंटरनेशनल सेमिनार्स। माय गुडनेस, हमारा पूरा ज़िंदगी और पूरा दिनचर्या ही बदल चुका है। हम बस इतना कह सकते हैं कि इस सम्मान, इस पैसे, इस शांति और सब मिलाकर चेहरे पर आई गई कांति के लिए किसी भी आदमी को डायमंड जाना चाहिए। यही मेरा संदेश सबके लिए। अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका हमने प्रियमत से बात किया कि प्रियमत, डायमंड शिप आने के बाद इतना अच्छा लगता है तो हम लोग को 1 साल पहले एटलीस्ट डायमंड जाना चाहिए। और ग्रुप में मोमेंटम की बात है कि बहुत सारे बड़े बड़े पिन, इनफैक्ट एक डायमंड भी मेरे पीछे आए, एक डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू हुआ है और 3-4 एमरल्ड्स आए हैं। और इस साल तो बहुत बड़े बड़े पिन आने वाले हैं। इनफैक्ट 10 एमरल्ड्स क्वालिफिकेशन शुरू हो गए हैं और लगभग 25 प्लैटिनम्स आएंगे और सिल्वर की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो लग रहा था, मुझे लग रहा है कि डायमंड शिप शायद इतने बड़े बड़े पिन हम लोगों ने ही रोक रखे थे। अगर हम लोग 1 साल पहले जाते तो शायद इतने बड़े बड़े पिन 1 साल पहले आ जाते। बहुत मोमेंटम है ग्रुप में, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है और सब में बड़े बड़े पिन पाने की होड़ लगी हुई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि डायमंड शिप और अदरवाइज अभी प्रियमत ने बताया बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, एक पीस आ गया है दिमाग में। और प्रियमत अभी तक है जॉब में, बट अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि प्रियमत अब जॉब छोड़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप छोड़ सकते हो और जहाँ मन वहाँ जाओ, जो मन मर्जी वो ख़रीदो, ये वाली बात हो गई है। सीरियस जो भी बिज़नेस कर रहे हैं वो डायमंड जाके ही देखें कि डायमंड बनने के बाद कैसा मेंटली पीस, और पैसे की तो बात ही नहीं है। और आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, जहाँ जाने का हो, जो ख़रीदने का हो। लगता है कि बस पैसे ख़त्म होंगे, अगले मंथ फिर ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। और अभी इसी सोच के साथ हम मज़ाक कर रहे हैं। मैंने और सुनीता ने अपने कामों को बांट लिया था। मैं करीब 60 किलोमीटर दूर नौकरी करके लौटता था शहर में, इसलिए शाम का खाना मैं कब खाऊंगा यह सुनिश्चित नहीं था। शहर के किसी एक कोने में मैं प्लान दिखाते रहता था, किसी दूसरे कोने में, और यह सब पहले से ही नियोजित होता था। दूसरी बात, हर दिन शाम तक मैं इस बात को निश्चित कर लेता था कि आज कितनी ज्वाइनिंग निकली, कहाँ से PV कलेक्शन करना है, और यह सब काम हम दोनों मिलकर करते थे, डाउनलाइंस पर नहीं छोड़ते थे। 10 की पहली क्लोजिंग, 20 की दूसरी क्लोजिंग, यह सब हमें मिलकर करना था। हमें रोज़ प्लान भी दिखाना था। 11 बजे रात के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे डाउनलाइन से आउट स्टेशन बात भी करनी थी और कल का कार्यक्रम भी तय करना था। यह सब कुछ एक झोंके में हो रहा था, लेकिन नियोजित तरीके से। सच मानिए, इस पूरे साल भर के अंदर में
डायमंडशिप के हर महीने में हमें पता ही नहीं चला कि दिन कैसे बीते, लेकिन इतना निश्चित था कि किस दिन में क्या काम करना और कहाँ, हमने पहले से चेकआउट किया था। सुनीता ने इसमें कलेक्शन पीवी करके एडीसी में देना, बीबीएस के टिकट्स देना और बच्चों को संभालने का काम किया था और उसने बखूबी किया। वाकई उसमें का वर्कलोड बहुत हो गया था मेरा, और छोटे छोटे काम जैसे पीवी कलेक्ट करके, ये तो रहते नहीं थे, बाहर जाते थे जॉब में, तो पीवी कलेक्ट करके उसको एडीसी में प्रॉपरली डालना, सबको प्रोडक्ट्स पहुंचवाना, और घर में भी मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को मैनेज करना, उसका स्कूल, ट्यूशन, तबीयत ख़राब। तो मैंने इन सब चीज़ों से प्रेमवत को बिल्कुल अलग रखा और बिज़नेस के साथ साथ इसे भी संभाला। लग रहा था कि बहुत मुश्किल है और बहुत भारी काम है, बट डायमंडशिप दिख रहा था तो लग रहा था कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उसके लिए, अगर इतना करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम एक मैसेज देंगे कि जो भी ट्रैक कर रहे हैं डायमंडशिप, बस ये पेशेंस रखने का है। दैट टाइम आप 6 महीने पेशेंसली काम करें, और काम बिखरा पड़ा रहता है, उसको बस फाइंड करना कि कहाँ काम करके समेट के हमें और एक जगह करना है, और जिसका परिणाम हुआ कि 6 लेग में 10-10 हज़ार पीवी होंगे और हम डायमंड जाएंगे। वही हमने किया और यही हम मैसेज देंगे आपको।